अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने करना है CS 401 इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 1। अब जो हमारे पास 401 का कोर्स होता है ना, उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमारे पास टोटल 17 लेक्चर्स होते हैं, जिनमें से हम लोगों के लेक्चर्स जो मिड टर्म में आते हैं वो जस्ट 6 लेक्चर्स आते हैं। बाकी रिमेनिंग जो लेक्चर्स होते हैं वो हमारे आते हैं फाइनल टर्म में। अब जो मिड टर्म का पेपर होता है ना CS 401 का, वो फाइनल टर्म के पेपर से रिलेटिवली क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों का फाइनल टर्म का पेपर होता है वो, और जो हमारा इसी का प्रैक्टिकल है, वो थोड़ा सा टफ होता है। टफ इन अ सेंस इस तरह से कि जो बच्चे पढ़ भी चुके हैं ना कोर्स, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको बोलेंगे कि जी बहुत टफ होता है 401 ये वो। तो वो टफ इसलिए होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जस्ट थ्योरी पढ़ लेते हैं और थ्योरी में पेपर दे आते हैं। कुछ बच्चे तो लेक्चर्स भी नहीं लेते, हैंडआउट्स भी नहीं रीड करते, जस्ट फाइल्स करते हैं और फिर पेपर दे देते हैं। तो इसमें आप लोगों को प्रॉपर हर हाल में हैंडआउट्स पढ़ना लाजमी होता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आपने पास होना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लेक्चर्स लेने होते हैं, हैंडआउट से सारा आपने पढ़ना होता है, तब जाके आपके पेपर अच्छे होते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। वो जो आप कर लेते हो ना फाइल्स, उससे जो है ना काफ़ी थोड़ा पेपर आता है, बहुत थोड़ा फाइल्स में से पेपर आता है। और कभी कभी तो बैड लक अगर है आपकी, तो फिर तो आपका बिल्कुल भी पेपर वहाँ से नहीं आता, थोड़ा सा भी। चलिए जी, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एड्रेस बसेस, डाटा एंड कंट्रोल बसेस। ये 3 बसेस की डेफिनेशन इसके अंदर है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी थ्योरी है जो हम लोगों को पढ़नी है। अच्छा, मैं मेक श्योर करूँगी कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको वही बताई जाए जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जो बाकी की डिटेल है ना, जो मैं आपको स्किप करवा रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए उस थ्योरी को भी एक बार पढ़ना चाहें तो रीड कर लीजिएगा एक बार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास कंप्यूटर जो सिस्टम होता है ना, ठीक है, वो कौन सी 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? प्रोसेसर पे, मेमोरी पे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या होती है? इज यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, व्हाइल द मेमोरी इज द प्रोसेसर्स इंटरनल वर्ल्ड। अभी हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो मेमोरी है वो क्या है? प्रोसेसर का इंटरनल वर्ल्ड है, जबकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इंटरफेस करने की, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको इंटरफेस करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सही है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रोसेसर क्या है? द प्रोसेसर एग्जीक्यूट ऑपरेशंस एंड द मेमोरी कंटेन्स द डाटा एलिमेंट्स रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोसेसर टू रीड द डाटा फ्रॉम द मेमोरी। सही हो गया। तो ये 3 हम लोगों को चीज़ें बता दी गई और उनकी अलग-अलग से डेफिनेशंस भी बता दी गई है। सही है। अब यहाँ पे आ गया है कि की पॉइंट्स इन द अबव डिस्कशन, यानी कि हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा है ना, ठीक है, उसके हमारे पास जो है वो की पॉइंट्स उन्होंने बता दिए कि कौन से 3 की पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म द मेमोरी दैट वी वांट टू डू रीड ऑपरेशन। ये कह रहे हैं कि जब भी आपने इन्फॉर्म करना होता है ना मेमोरी को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। देन इसी तरह अगर हम लोगों ने बताना है मेमोरी को कि हमने रीड करना है कोई एलिमेंट, तो उसके लिए भी हमारे पास एक मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। इसी तरह देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर दैट डाटा एलिमेंट फ्रॉम द मेमोरी टू प्रोसेसर। और इसी तरह हमारे पास डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। अब हम तीनों है ना, ये मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है जो रीड के लिए, रीड ऑपरेशन के लिए हमें बताया गया है, जो रीड राइट और जो हमें बताया गया है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो इन तीनों कामों के लिए हमारे पास बसेस यूज होती है। ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है? द ग्रुप ऑफ बिट्स दैट द प्रोसेसर यूजेस टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट इज कलेक्टिवली नोन एज एड्रेस बस। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स जो एक प्रोसेसर यूज करता है मेमोरी को इन्फॉर्म करने के बारे में, क्या है, उसने रीड करना है वेदर राइट करना है, तो वो जो हमारे पास ग्रुप ऑफ बिट्स यूज होती है उन्हें हम लोग कलेक्टिवली एड्रेस बस कहते हैं। इसी तरह एक इम्पोर्टेंट अनदर बस है जिसे हम लोग डेटा बस कहते हैं, इज यूज टू मूव द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू प्रोसेसर इन द रीड ऑपरेशन एंड फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी इन द राइट ऑपरेशन। इसी तरह एक और बस है हमारे पास जिसे हम डाटा बस कहते हैं, जो
डाटा बस जो है वो क्या करती है, मूव करती है किसको, डेटा को। मेमोरी से प्रोसेसर में अगर करिए तो रीड ऑपरेशन होगा, और अगर प्रोसेसर से मेमोरी में करिए तो राइट ऑपरेशन होगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड बस आ जाती है, वो आ जाती है वन लाइन ऑफ द बस इज यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट वेदर टू रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। दीज लाइन्स आर कलेक्टिवली नोन एज कंट्रोल बस। तो ये तीन बसेस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मस्ट आपका जो है ना क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने ये जो है ना मिस नहीं करनी बिल्कुल भी। इन तीनों की डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। नीचे जाके अभी हम लोगों ने एक्सरसाइजेस भी करनी है, ठीक है, जो हमें नीचे क्वेश्चंस गिवन है ना एक्सरसाइज के अंदर, तो उसके अंदर भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, मस्ट आपसे मिड टर्म में ये पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये कह रहे हैं कि ये जो तीनों बसेस है ना, दीज थ्री बसेस आर द आईज, नोज एंड ईयर ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि ये तीनों बसेस जो है वो आंख, नाक और कान की बेसिस पे, एक प्रोसेसर की आंख, कान और नाक की बेसिस पे काम करती है। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाए तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने ये बना के दिखाया हुआ है एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया प्रोसेसर, ये आ गया मेमोरी, और ये आ गया पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस जो हमारी मेमोरी और प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो सारी थ्योरी है ना जो मैं आपको स्किप करा रही हूँ, इसमें सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल और ये चीज़ें कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इनको वैसे ही रीड करना चाहें तो आप ये जो सारी थ्योरी है ये ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो टेम्परेरी स्टोरेज प्लेसेस होती है ना एक प्रोसेसर के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी आपका सारी जो डिटेल लिखी हुई है ना, ये इस रजिस्टर के बारे में ब्रीफली इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको ये ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट इसकी ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है, ये इनफ है। सही है, बाकी ये सारे जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है इसको आप रीड आउट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बेसिक पर्पस ऑफ द कंप्यूटर इज़ टू परफॉर्म ऑपरेशंस। अब आपको पता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर का बेसिक मकसद होता है वो क्या होता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है ना, एंड ऑपरेशंस नीड ऑपरेंड्स, और ऑपरेशंस के लिए भी ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। सो सी यहाँ पे वो बस आपको डिटेल बताई गई है कि क्या चीज़ें हमारे पास होती है क्या नहीं होती, जो आपको ऑलरेडी पता भी होती है, जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स की सिर्फ हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, इसके बारे में बेसिक बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रल रजिस्टर। अब हमने पढ़ा कि रजिस्टर क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है प्रोसेसर के अंदर। ठीक हो गया, तो एक्यूमुलेटर क्या हो गया कि एक सेंट्रल रजिस्टर जो हर प्रोसेसर के अंदर होता है उसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। सही हो गया, ट्रेडिशनली ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द एक्यूमुलेटर। ये कह रहे हैं कि जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एक्यूमुलेटर के ऊपर ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, द वर्ड साइज ऑफ द प्रोसेसर इज डिफाइंड बाय द विड्थ ऑफ इट्स एक्यूमुलेटर। अगर आपने प्रोसेसर का साइज आपसे पूछा जाता है ना, तो वो अगर आपको एक्यूमुलेटर की विड्थ पता है तो वही जो है वो उस प्रोसेसर का साइज होता है। अब ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन जो है, सॉरी लॉन्ग तो नहीं कह सकते लेकिन इम्पोर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज ज़रूर है। सही है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन है। सही हो गया, अच्छा जी नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास आ गया पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स बने हुए, इसमें जस्ट हम लोगों ने इनकी डेफिनेशंस करी, हमें पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटर क्या है, रजिस्टर क्या है। बाकी ये जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है मैं आपको स्किप करा रही हूँ, इसके आप घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्यों छुड़वाई जा रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, अदरवाइज आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी बेसिस पे जब लेक्चर लेने के बाद ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंटर क्या होता है, इंडेक्स या बेस रजिस्टर क्या होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि रजिस्टर क्या है, फिर एक्यूमुलेटर पढ़ा। अब एक और हम लोग, एक्यूमुलेटर भी क्या है, सेंट्रल रजिस्टर है ना, तो एक्यूमुलेटर भी बेसिकली एक रजिस्टर ही है। अब हम लोग अगले तीन और रजिस्टर जो बताती है
ये एक ही रजिस्टर है, ये जस्ट इसके नाम है, ठीक है। यानी बेस रजिस्टर को आप इंडेक्स रजिस्टर और पॉइंटर रजिस्टर भी कह सकते हैं। आपके पास पेपर में डिफरेंट नेम्स हैं, यानी आपको ये बोला जा सकता है कि बेस रजिस्टर क्या है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस रजिस्टर के अदर टू नेम्स क्या है, तो वो पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर है। अब ये होता क्या है, index register is used in such a situation to hold the address of current array location। जो हमारे पास index register होता है, ये ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने जो करंट अरे लोकेशन होती है उसके एड्रेस को होल्ड करना होता है, रखना होता है। Now, the value in the index register cannot be treated as data। आपने ये बात याद रखनी है कि जो इंडेक्स रजिस्टर के अंदर वैल्यू हम लोग रखते हैं ना, उसको आपने डेटा के तौर पे ट्रीट नहीं करना, वो हमारे पास डेटा नहीं होता, बट इट इज द एड्रेस ऑफ डाटा। लेकिन वो क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है डेटा का। सही है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो आ जाते हैं फ्लैग्स रजिस्टर। एक और रजिस्टर की टाइप आ गई, ठीक है। इसे हम लोग प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी कहते हैं। दिस इज अ स्पेशल रजिस्टर। ये स्पेशल रजिस्टर आ गया, ठीक है। हम लोगों ने पहले पढ़ा सेंट्रल रजिस्टर जिसे एक्यूमुलेटर कहते हैं, अब आ गया स्पेशल रजिस्टर। स्पेशल रजिस्टर जो हर आर्किटेक्चर के अंदर होता है उसे कहते हैं फ्लैग रजिस्टर्स, या इसे हम लोग कह सकते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। लाइक एक्यूमुलेटर की तरह ये 8 बिट 16 बिट या 32 बिट का रजिस्टर होता है, बट अनलाइक द एक्यूमुलेटर इट इज मीनिंगलेस एज अ यूनिट। लेकिन अनलाइक एक्यूमुलेटर की तरह, यानी इसके अंदर ये खसूसियात तो है कि एक्यूमुलेटर की तरह 18 16 और 32 बिट का होता है, लेकिन ये भी है कि ये कोई एक चीज़ जो इसकी एक्यूमुलेटर की तरह नहीं है, वो ये है कि ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है। अच्छा, रेदर इंडिविजुअल बिट्स कैरी डिफरेंट मीनिंग्स, क्योंकि हमारे पास जो इंडिविजुअल बिट्स होती हैं उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। जब हम लोग इनको कंबाइन करते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम लोग इनको कंबाइन करेंगे ना तो ये मीनिंगलेस आ जाएगी। अब इसकी एक हो गया कि ये एक्यूमुलेटर की तरह 8 16 और 32 बिट होता है, लेकिन अनलाइक एक्यूमुलेटर की तरह ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि इफ अ 16 बिट नंबर इज एडेड टू अ 16 बिट एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज 17 बिट। ये कह रहे हैं कि क्या होगा कि अगर आप एक 16 बिट नंबर लेते हो और उसको 16 बिट एक्यूमुलेटर में ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 17 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये सारे आपके पास जो है वो डेफिनेशन के तौर पे आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, होल्ड करता है द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। नेक्स्ट आ जाती है इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स। हम लोगों ने क्या, हमारे पास ये आ जाती है इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है CS 401 के अंदर। ये आपकी मिड टर्म में इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पूछी नहीं जाएंगी, जस्ट एमसीक्यूज में होंगी, लेकिन लॉन्ग में जो आपका आ जाएगा पेपर फाइनल टर्म का, उसमें आपसे इंस्ट्रक्शंस लॉन्ग में, शॉर्ट में, एमसीक्यूज में हर जगह पे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन की ग्रुपिंग की हुई है, यानी कि हमारे पास पहली ग्रुपिंग आ गई डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, सेकंड आ गई अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन। अब जो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है इसमें हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया है MOV मूव का। कोई भी जो डाटा मूव, MOV का मतलब क्या है, मूव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने MOVE मूव की शॉर्टकट रख लिया है, मूव AX कामा BX। अब नीचे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूजेज क्या है और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। नीचे एक और इंस्ट्रक्शन आ गई, ये LAD, ये हमारे पास यूज होती है लोड के लिए। LOAD होता है ना लोड, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लेके लोड इन्होंने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाती है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। अब अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है लाइक जैसे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हें क्या कहते हैं, ये होती है ना अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। और लॉजिक इंस्ट्रक्शंस जैसे लॉजिकल एंड और एक्सक्लूसिव आर होता है उनके लिए यूज होता है। अब देखें कि हमारे पास डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन थी MOV। अब अगर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आ गई है तो वो आपके पास जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, ऐड, ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए आप जो है वो ऐड लिख दोगे। अगर आपने कोई भी दो चीज़ें ऐड करनी है तो उसके आगे जो कीवर्ड आ जाएगा वो होगी ऐड, ठीक है। इसी तरह अगर आपने जो है वो लॉजिक इंस्ट्रक्शन में आप एक ऑपरेशन ले लेते हो ऐड, AND, ऐड,
ठीक है। तो यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसके आगे उसकी जो है वो वैल्यू लगा दी जाएगी। अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स है तो लॉजिकल कोई भी आप ऑपरेटर की एग्जांपल दे दो, एक्सक्लूसिव आर भी यहाँ पे आप लिख सकते थे, ठीक है, एंड और नॉट वट एवर जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपने जिस हिसाब से परफॉर्म करना है वो आप आगे लिख लेते हो। नेक्स्ट आ जाती है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड फ्लो बाय प्लेइंग विद द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड altering its normal behavior to point to the next instructions। अब ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये क्या करती है, कंट्रोल करती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, और जो फ्लो होता है ना बाय प्लेइंग विद दीज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स, और अल्टर करती है नॉर्मल बिहेवियर को। इनकी एग्जांपल्स आगे, यानी CMP हमारे पास यूज होता है कंपेयर के लिए, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना JNE, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास होता है जंप इफ नॉट इक्वल, ठीक है। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन आ जाता है और एक आ जाता है जंप इफ नॉट इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गई, दो इंस्ट्रक्शंस आ गई है जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो अगर आपसे एग्जांपल्स पूछी जाती है, पहली बात है डेफिनेशन है, तो वो हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। और अगर एग्जांपल्स पूछी जाती है तो आप ये दो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल्स दे सकते हैं, कंपेयर और जंप इफ नॉट इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ जाती है। तो कुछ जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे पास आ गई हैं। CLI जो है वो यूज़ होता है क्लियर के लिए, STI यूज़ होता है सेट के लिए। यहाँ पे ये देख लें, ये आपके पास इन्होंने बता दिया। बस ये आपको जो है ना बस पता होनी चाहिए कि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ अबाउट इट। नाउ अब जो पूरा हम लोग जो ये CS401 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है 8088, जिसे हम लोग इंटेल IAPX88 आर्किटेक्चर भी कहते हैं। नाउ वी सिलेक्ट द स्पेसिफिक आर्किटेक्चर टू डिस्कस दीज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इन द कंक्रीट फॉर्म। वी विल बी यूजिंग IBM PC बेस्ड ऑन द इंटेल आर्किटेक्चर बिकॉज ऑफ इट्स वाइड अवेलेबिलिटी। अब ये कह रहे हैं कि टेक्निकली जो हमारे पास होता है IAPX88 स्टैंड्स फॉर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिर अगेन जो है वो MCQs आ गया है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर के IPAX स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसका मतलब है I फॉर इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88। इट वाज अ वेरी यूजफुल प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड, और इसे हम लोग सिर्फ बजाय इसके कि आप लिखें इतना बड़ा, आप उसकी जगह सिंपली सिर्फ 8088 भी लिखेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88, ठीक है। एंड वाज यूज्ड इन एवरी फर्स्ट, ये कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल किया जाता था जो फर्स्ट IBM PC मशीन्स थी उसके अंदर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अवर डिस्कशन विल रिवॉल्व अराउंड 8088 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स। अब ये बात आपने देखी कि उन्होंने क्या बोला कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है ना 401, इसका जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो पूरा आधा कोर्स है, उसमें हम लोगों ने 8088 के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसका स्टैंड्स फॉर क्या है, ठीक है। दूसरा, इस ये कितने बिट प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ होता है। 808 जो 88 जो है ये 16 बिट प्रोसेसर है। ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट MCQs है। ये पूरा ये जो टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये हाईलाइट करा है, ये पूरे का पूरा ही बहुत इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से, MCQs के लिहाज से, इवन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूरा इसके बारे में पूछा जा सकता है। विद इट्स, अब इसके अंदर एक्यूमुलेटर भी होता है और सारे के सारे रजिस्टर 16 ही बिट के होते हैं, क्योंकि ये एक 16 बिट, पहली बात है 8088 है क्या, ये एक प्रोसेसर है, ठीक है। और कितने बिट्स का प्रोसेसर है, 16 बिट्स का। इसके अंदर अब एक्यूमुलेटर्स भी यूज होते हैं और रजिस्टर्स भी, और वो दोनों ही 16 बिट्स के सारे होते हैं। अब नीचे आ गई हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आती। नीचे आ जाते हैं रजिस्टर आर्किटेक्चर्स। अब मैंने आपको पीछे बताया ना कि इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, तो टोटल रजिस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 14, ठीक है। इसके अंदर कितने रजिस्टर्स होते हैं, 14। वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे ना, ये आप लोग एक इस तरह आप जो है इसी फॉर्म में आप अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली बात MCQs में कि कितने रजिस्टर्स होते हैं, तो आपने बता देना है 14। फिर आपसे उसके नेम पूछे जाते हैं, तो ये नेम आपको पता होने चाहिए, AX BX
CX, DX ये हमारे पास है जनरल रजिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं SIDI, ये हमारे पास है सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। देन ये हमारे पास दो पॉइंटर्स आ जाते हैं, सोर्स पॉइंटर्स, बेस पॉइंटर्स, ठीक है। ये आ जाते हैं फ्लैग्स, ये हमारे पास आ जाता है IP, और ये हमारे पास सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, सिलेक्शन सेगमेंट, ये सारे मैं आपको नीचे भी सारे डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। अब ये भी आपको जस्ट इनके नेम्स आने चाहिए। टोटल जो 14 रजिस्टर्स हैं इनके आपसे जो है वो नेम्स पूछे जा सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग में, ठीक है। और आगे से आपको बेसिक इनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि ये होते क्या है। अब ये देखें, द रजिस्टर्स AX, BX, CX एंड DX बिहेव एज द जनरल पर्पस रजिस्टर्स इन द इंटेल आर्किटेक्चर एंड डू सम स्पेसिफिक फंक्शंस इन एडिशन टू इट, यानी कि ये जनरल पर्पस भी है और इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और ये और इनके नेम के साथ ना, ये जो A के साथ X लगा है, B के साथ X लगे हैं, इनके साथ जो XX लगे हैं ना, ठीक है, ये हमारे पास बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड की, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड है, सही है। तो X जो है स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडेक्स रजिस्टर्स। तो इंडेक्स रजिस्टर कितने हैं? टोटल दो, ठीक है। एक हमारे पास है सोर्स इंडेक्स, दूसरा है डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो ये हमारे पास दो इंडेक्सेस आ गए। थर्ड हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो मैं ऊपर आपके पास लिखा हुआ था ना, IP स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की किस लिए होता है? ये एक स्पेशल रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। अगर आपको याद हो तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको ऊपर भी करवा चुकी हूँ कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है। फिर हमारे पास है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर, इट इज अ मेमोरी पॉइंटर एंड इज यूज्ड indirectly by set of instruction. This register will be explored in the discussion of the system stack. इस तरह बेस पॉइंटर की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ये क्या होता है? ये इट इज़ अ मेमोरी पॉइंटर, ये भी एक मेमोरी पॉइंटर है और ये एड्रेस रखता है स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैग रजिस्टर, जो आखिरी रजिस्टर आ गया। अब ये क्या होता है? फ्लैग रजिस्टर्स एज प्रीवियसली, फ्लैग रजिस्टर के बारे में भी अगर आपको याद हो तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या होता है। फ्लैग रजिस्टर हमारे पास एक स्पेशल रजिस्टर होता है, लाइक एक्यूमुलेटर की तरह। ये भी 16 8 बिट का होता है, ठीक है। और अनलाइक ये एक्यूमुलेटर की तरह ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन सेम आप कर सकते हैं बजाय इसके कि यहाँ से करें। सही हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। ये जो इंडिविजुअल फ्लैग्स आपके पास है ना इस टेबल के अंदर, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे शॉर्ट के अंदर, लॉन्ग के अंदर ये जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ये सब की सब इनकी आपने डेफिनेशन करनी है। कैरी फ्लैग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, ज़ीरो फ्लैग, ठीक है। साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, ये सारे इनके आपने डेफिनेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि ये पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी आएंगी। When the two 16-bit numbers are added to the answer 17-bit long, when two 8 bits are added, the answer will be 9-bit long. ठीक है। तो ये आपने कर लेना कि कैरी फ्लैग क्या होता है। जब आप दो 16-बिट नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर 17-बिट लॉन्ग आएगा। अगर आप क्या कहते हैं 8 बिट्स को ऐड करते हो तो हमारे पास आंसर जो है वो 9-बिट लॉन्ग आता है। देन पैरिटी क्या होता है? पैरिटी इज द नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द बाइनरी नंबर। पैरिटी कैसे होगा कि आपके पास जो है वो बिट्स दी जाती हैं आपको, फॉर एग्जांपल आपको ये बिट्स दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 00100, सही है। ये आपको बिट दी जाती हैं, ठीक है। और आपको बोला जाता है कि आप इसकी पैरिटी बताएं। तो पैरिटी का मतलब होता है कि आपने बताना है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ 1 बिट्स है। तो अब देखें इसके अंदर कितनी बिट्स, 1 नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? एक। ये देखें टोटल एक ही इसके अंदर 1 है ना, तो वो आपने बता देना है कि इसका पैरिटी क्या है? 1 है। इस तरह आ जाता है ऑक्सिलरी कैरी। फिर आपने इसकी डेफिनेशन बता देनी है कि ये हमारे पास क्या होता है। बस आपने छोटी छोटी ना इन सब की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। सिर्फ आपने डेफिनेशंस करनी है। जैसे ऑक्सिलरी कैरी हो गया, ज़ीरो फ्लैग हो गया, आपके पास डेफिनेशंस आएंगी। आपको डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने पूछे होंगे। ज़ीरो फ्लैग की डेफिनेशन क्या होती है, साइन फ्लैग क्या है। ज़ीरो फ्लैग क्या होता है कि ये सेट किया जाता है इफ़ द लास्ट mathematical or the logical instruction has produced a zero in its destination। तो ज़ीरो फ्लैग कब सेट करते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको डेफिनेशन आएगी तो आपके पास MCQs भी हो जाएगा, शॉर्ट भी हो जाएगा। अगर लॉन्ग में आए तो ये दो तीन आपसे पूछ लेंगे इकट्ठे के, साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग। तो इन सब की आपने डेफिनेशन जो है वो करनी है। साइन फ्लैग क्या होता है,
ठीक है, फिर ये ट्रैप फ्लैग की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, इसी तरह ये इंटरप्ट फ्लैग की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, बस थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं है यहाँ तक। ठीक है, इस तरह डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। स्पेशली रिलेटेड टू द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, दिस फ्लैग टेल्स वेदर द करंट ऑपरेशन हैज़ टू बी डन फ्रॉम द बॉटम टू टॉप ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जब आप बॉटम से टॉप पे जाएगा तो डी क्या होगा, 0 होगा, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब जाएगा तो डी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये इस तरह के एमसीक्यूज आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। इसी तरह ओवरफ्लो फ्लैग है, अब इसमें ना ये सिर्फ जो आपके पास पूरा टेबल है जिसके अंदर सारे फ्लैग्स आए हैं, अब आपसे पूछे जा सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्लैग्स बताएं, उनके नेम्स बताइए, आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। फिर ये जो इसके अंदर 17 बिट्स 8 बिट्स वाला है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 16 जो है इसे हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं, 4 बिट्स को हम लोग निबल कहते हैं। तो ये इनसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस एक टेबल के अंदर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से वो पूछ सकते हैं। देन हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स है, मैंने जैसे आपको बताया था कि सी जो है सी एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कोड सेगमेंट रजिस्टर्स, डी हमारे पास है तो डाटा सेगमेंट रजिस्टर, एस एस है तो इसको कहते हैं स्टैक सेगमेंट, और इसी तरह ई एस है तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, ये तो अब हमारे पास होगी डेफिनेशन। ऊपर हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट था ना वो हम लोगों ने ऊपर क्लियर कर लिया। अब हमें ये कह रहे हैं कि आवर फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ से हमारा फर्स्ट प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज का स्टार्ट होता है। अब देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है ना, मूव इंस्ट्रक्शन आ गई है। यहाँ पे हमारे पास जैसे सी प्लस प्लस में होता था ना, ये वैसा प्रोग्राम नहीं होता कि उसमें वो हैश इंक्लूड यानी हेडर फाइल्स और वो चीज़ें नहीं होती। इसमें डायरेक्ट आप जो है वो इस तरह से आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 नंबर्स जो है वो ऐड करवाने हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मूव 5, जिसको आपने मूव करवाना होता है ना, ठीक है, वो आप लिख लेते हो पहले। ठीक है, जैसे आपने 5 को मूव कराना है, ठीक है, तो आप 5 पहले लिख लोगे और जहाँ पे मूव कराना होता है उसको बाद में लिख लेते हो। तो मूव 5 टू ए एक्स, इस तरह आपने 10 को बी एक्स में, यानी कि 10 को आपने पोजीशन बी एक्स पे जो है वो मूव करा दिया है या स्टोर करा दिया इस तरह। फिर अब आपने बी एक्स टू ए एक्स, फिर मैंने आपको बताया कि जिसको आपने ऐड करना होता है वो आप पहले लिखते हो। जैसे बी एक्स को हमने ऐड, यानी 10 को हमने 5 पे अगर ऐड करना है तो हम लोग बी एक्स टू ए एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा है कि इन्होंने ना इंग्लिश वर्जन के अंदर हमें असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम दिया है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, इसी तरह ये असेंबली लैंग्वेज वर्जन में यहाँ पे इंटेल वे राइटिंग थिंग्स के अंदर जो है इस तरह से आप लिख सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पास जो एग्जांपल्स है ना ये इंपॉर्टेंट है कि अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स यूजिंग रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये तकरीबन 8 के 10 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 ही नंबर्स को ऐड करना है। अब यहाँ पे यूजिंग रजिस्टर्स है, आप नीचे आए तो यहाँ पे हमारे पास जो है अ, यहाँ पे आगे पता नहीं यहाँ पे नीचे होगा, लेकिन ये एग्जांपल्स आपके पास बहुत तरीकों से आई हुई है। इन्हीं 3 नंबर्स को आपने ऐड करना है रजिस्टर्स के ज़रिए, इन्हीं 3 को जो है वो सिंगल लेबल के ज़रिए। तो एग्जांपल्स आपके पास सेम होगी, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी। यहाँ पे आपने 5 लिखा है ना, तो 5 की जगह आप नंबर 1 लिख सकते हैं। 10 है तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं NUM2 नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से बाकी ये बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स है, ये बस इतनी कुछ। ठीक है, ये जो है ना ये आपके पास जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में कॉमेंट्स डबल स्लैश लगा के कॉमेंट्स लिखते थे ना, यहाँ पे ये कॉमेंट्स लिखे हुए, अगर आप लिखें तो भी ओके है, नहीं लिखे तो भी ओके है। वहाँ पे हम डबल स्लैश से लगाते थे ना, कमेंट्स लिखते थे, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन्स। ये सेमी कॉलन ये नहीं है जो सी प्लस प्लस में हम लोग जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन मस्ट होता था, तो यहाँ पे कहीं पे भी इसकी एंड पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाना। ये जो सेमी कॉलन है ये कॉमेंट्स के लिए, जब भी आपने कोई कॉमेंट लिखना है तो पहले आप सेमी कॉलन लगाओगे फिर आप कॉमेंट लिखोगे। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आ जाते, ये जो हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल देखी है ना, ये सारी उस एग्जाम्पल की डिटेल है। ठीक है, जो आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल, इस यहाँ पे आ गया रेशनेल। तो यहाँ पे ना ये जस्ट लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट इट के 8088 और 8085 जो है वो एक्सेस कर सकते हैं टोटल मेमोरी ऑफ 64 के यूजिंग दी 16 लाइन्स ऑफ देयर एड्रेस बस। ठीक है, बाकी ये मैकेनिज्म इसको भी आप जस्ट जो है वो रीड कर लीजिएगा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आ जाता है फिजिकल एड्रेस की कैलकुलेशन। अब फिजिकल एड्रेस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका जो है वो शॉर्ट लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है वो दिया जाता है, एक ऑफसेट दिया जाता है, एक सेगमेंट दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसका फिजिकल एड्रेस फाइंड करके बताएं। तो मैं आपको नीचे यहाँ पे आके ना एक्सरसाइज ये हमारे पास स्टार्ट होगी, इसमें मैं आपको बताती हूँ
कि हम लोग फिजिकल एड्रेस किस तरह से फाइंड करेंगे। लाइन वाइज अब ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हाउ द प्रोसेसर यूजेस द एड्रेस बस एंड द डाटा बस। इसकी मैंने आपको बता दी है, ऊपर जो डेफिनेशंस है ना सिंपल आपने वो लिख देनी है तीनों बसेस की। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कौन सी है। तो पहली जो एड्रेस बस है ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। और जो डेटा बस है ये बाई डायरेक्शनल है, ये प्रोसेसर से मेमोरी और मेमोरी से प्रोसेसर दोनों तरफ मूव करती है, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल है। और जो कंट्रोल बस है ये डिफरेंटली बिहेव करती है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। देन आ जाता है व्हाट आर रजिस्टर्स। तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी करवा चुकी हूँ, और ये जितने भी एक्यूमुलेटर इंडेक्स इन सब की डेफिनेशन ऊपर करवा चुकी हूँ, तो ये भी आप लोगों को आ गया। हर फोर्थ क्वेश्चन आ गया कि साइज एक्यूमुलेटर का, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक्यूमुलेटर का जो साइज़ होता है वो प्रोसेसर की विड्थ के इक्वल होता है। जैसे अगर 64 बिट प्रोसेसर है तो एक्यूमुलेटर भी 64 बिट का ही होगा। सही हो गया। अगला आ जाता है कि निमोनिक इंस्ट्रक्शन, निमोनिक्स और आप कोड में क्या डिफरेंस है। अब जो निमोनिक्स है ना, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है मूव, लोड, ठीक है, उसके बाद ऐड एंड ये जो सारे है ना ये निमोनिक्स है, जो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स है ना, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं निमोनिक्स। और जो आप कोड होते हैं ना, आप कोड हमारे पास हो गया, जैसे कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, उन्हें हम आप कोड कहते हैं। जैसे हो गया 12, ठीक है, 152, ठीक है, 153। तो इस तरह के ये जो नंबर्स है ना, ये हमारे पास आप कोड्स होते हैं, और जो निमोनिक्स होते हैं वो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, जैसे मूव, लोड, ऐड, ये हो गया। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास आ गया हाउ इंस्ट्रक्शंस क्लासिफाइड। ये भी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शंस को कैसे ग्रुप क्लासिफाई करते हैं ग्रुप में। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, ठीक है, मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, तो ये इनकी ग्रुपिंग हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि 8 बिट्स को तो हम लोग बाइट कहते हैं, लेकिन 4 बिट्स को और 16 बिट को क्या कहते हैं। तो 4 बिट्स को हम लोग कहते हैं निबल, ठीक है, 4 बिट्स को हम लोग क्या कहते हैं निबल, जबकि 16 बिट्स को हम कहते हैं वर्ड। 16 बिट को क्या कहते हैं, वर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि मैक्सिमम मेमोरी जो है 8088 कितनी एक्सेस करता है। तो 1 मेगाबाइट, या इसे हम लोग 1 MB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 मेगाबाइट, सही है। तो ये हमारे पास मेमोरी इतनी एक्सेस कर सकते हैं। देन 14 रजिस्टर्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ ऊपर, उनके नेम्स भी, उनकी सबकी डेफिनेशंस भी। तो ये देख लें, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पहले आप बताएं 14 रजिस्टर्स के नेम, ठीक है, और फिर उनको ब्रीफली डिस्क्राइब। ब्रीफली का मतलब कि शॉर्टली आपने जस्ट उनकी डेफिनेशंस बतानी, सही हो गया। What flags are defined in 8088 फ्लैग रजिस्टर। अब फ्लैग्स आपको पता है, मैं आपको ऊपर करवाए ना ये फ्लैग सारे, वो जो पूरा टेबल बना हुआ था जिसमें ट्रैप फ्लैग था, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, इन सब की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे पूछी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप स्किप कर दें, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये काफ़ी डिटेलिंग वाला क्वेश्चन है, और इतना डिटेलिंग वाला क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, सही है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिटिल ईडियन एंड बिग ईडियन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट में दोनों में आ सकता है कि लिटिल ईडियन क्या है और बिग ईडियन। जो लिटिल ईडियन है वो होता है MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जबकि जो बिग ईडियन होता है वो होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिग की जगह लीस्ट लगा देना, लिटिल की जगह मोस्ट लगा देना, ठीक है। और 8088 के अंदर कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, तो 808 के अंदर LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज होती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देख लें कि ये इन्होंने कौन सा बोला है, मेमोरी एड्रेस बताना है आपने, ईच ऑफ द वर्ड आइडेंटिफाई स्टोर एंड। अच्छा, अब इन दोनों का ना, ये जो आपको दिए हुए हैं इनका आपने LSB और MSB बताना है। LSB क्या होगा कि लीस्ट है ना, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं LSB, ठीक है, LSB। अब इस 1 2 3 4 का आपने LSB क्या होता है, लीस्ट। लीस्ट जो आखिरी के दो नंबर है ना, इनके आगे आप 0x लगा के 3 4 लिख दें, तो ये हमारे पास इसका LSB आ गया है, ठीक है। इसी का अगर आपने बताना है MSB, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और बाइट, तो इसका आपने 0x लगा देना है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी फर्स्ट के 2 डिजिट्स है वो आपने लगा देना है। इसी तरह आपने सबकी LSB और MSB लिख लेनी है। अब AB ये CF जो है, इसमें हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट CF आ जाए, FC आ जाएगी, और जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो AB आ जाएगी, और इन दोनों के आगे आपने 0x लगा देना, ठीक हो गया।
अगला हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज द ऑफसेट एट विच द फर्स्ट। अब ये जो है ना 15 वाला क्वेश्चन, इसका ये मैंने आगे एड्रेस आपको लिखवा दिया है कि इसका ऑफसेट इन्होंने पूछा हुआ है, तो ऑफसेट 0x0100 है। ठीक है, अगला आ जाता है कि हम लोग सेगमेंटेशन क्यों करते हैं 8088 के अंदर 16 क्वेश्चन में। तो सेगमेंटेशन हम लोग इसलिए करते हैं इसकी एफिशिएंसी की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और कंपैटिबिलिटी की वजह से। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें देखेंगे, ये कह रहा है कि फिजिकल एड्रेस जो है ये क्यों नहीं शुरू हो सकता। तो फिजिकल एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर से शुरू होता है, और ये जो 555 है ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। ठीक है, देन अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जी फिजिकल एड्रेस जो ऊपर हमने क्वेश्चन छोड़ा था ना कि फिजिकल एड्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट में ज़रूर पूछते हैं कि फिजिकल एड्रेस किस तरह फाइंड करना है। तो फिजिकल एड्रेस के में ना हमेशा अब ये जो देखें आपको दो चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक दिया हुआ है सेगमेंट, एक दिया हुआ है ऑफसेट। जो पहला है ये सेगमेंट है 1DD, ये सेगमेंट है, और जो अगला है ये ऑफसेट है। आपने क्या करना होता है कि जो सेगमेंट होता है उसको 16 से मल्टीप्लाई करवाना होता है और उसमें ऑफसेट को ऐड कराना होता है। ये फिजिकल जो एड्रेस होता है उसका फार्मूला है। ठीक है, अब आपने हर अब ये देखें कि ये जो ऑफसेट भी है और जो सेगमेंट दोनों ही हेक्साडेसिमल में है, इसीलिए ये जो 16 है इसको भी आपने हेक्सा में करना है। तो 16 हेक्सा में होता है 10। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से इनको मल्टीप्लाई ऐड करके ये एंड पे आपके पास आंसर निकल आता है। इजीली आप कैलकुलेटर ओपन करें और उसमें जो है वो इजीली आप जो है इसको कर सकते हैं फिजिकल एड्रेस को। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है आपने इंस्ट्रक्शंस बतानी है। तो इंस्ट्रक्शंस अब देखें यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको जो बताया था ना ऊपर के इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो ये इंस्ट्रक्शंस है, सारी की सारी मैंने आगे मेंशन कर दी है। कॉपी BL इंटू CL। अब मैंने आपको बताया था कि जिसको कॉपी करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसमें कॉपी करना होता है उसको एंड पे लिखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कॉपी का मतलब होता है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन यूज होगी मूव, तो हम पहले लिख दिया मूव। ठीक है, फिर किसको कॉपी करना है जी, BL को। ठीक है, तो जिसको कॉपी करना होता है उसको हम एंड पे लिखते हैं और जिसमें कॉपी करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। अब CL हमारे पास यहाँ पे पहले आ जाएगा और कॉमा BL। इसी तरह ये सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आगे लिख दी है जो आप इजीली कर लेंगे। लास्ट पे हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको यहाँ से आप लोग जो है वो सारा ये जितना भी मैंने लिखा है इसको यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप अपने जो है वो साथ में एक और टैब ओपन कर ले, वहाँ पे अपने हैंडआउट्स ओपन करें और इसी तरह टेक्स्ट का ऑप्शन वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में आपने ये जो है वो अपने लिख लेना है। अपनी आसानी के लिए एक नोटबुक ले लें और उस नोटबुक के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप जितनी मैंने आपको ये ऊपर बताई है ये सारी की सारी लिख लें। तो आज का हमारा लेक्चर हो गया है डन। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।